ये कहानी है उन तीन लोगों की जो 1941 में हिमालय के रास्ते पैदल चलकर इंडिया में दाखिल हुए। उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए 4000 मील का सफ़र तय किया। सितंबर 1939 में हिटलर ने मगरिब से पोलैंड पर हमला कर दिया और उसके कुछ दिन बाद स्टालिन ने मशरिक से भी हमला कर दिया। उन्होंने पोलैंड दो टुकड़ों में बांट लिया था। सोवियत मिलिट्री ऑफिसर उसे एक स्टेटमेंट पर साइन करने को कहता है जिसमें उसके खिलाफ कई इल्जाम थे और वो इनकार कर देता है। उसका नाम यानूश है और वो पोलिश मिलिट्री ऑफिसर है। वहां एक गवाह को लाया जाता है। वो गवाह एक औरत है। यानूश जब उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी ही बीवी होती है जो उसके खिलाफ बयान देती है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और मुखालिफ पावर्स का जासूस है। उसे ये जानकर अफसोस होता है, लेकिन वो जानता है कि उससे ये बयान उसे टॉर्चर करके दिलवाया गया है। सोवियत ऑफिसर यानूश से पूछता है कि क्या तुम इन इल्जामात की तस्दीक करते हो, जिस पर वो इनकार कर देता है। उसे जासूस करार देकर साइबेरिया की एक जेल भेज दिया जाता है। वहां जेलर उनसे कहता है कि सिर्फ हमारी गन्स, कुत्ते और वायर्स ही जेल नहीं है, बल्कि ये 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का साइबेरिया ही तुम्हारी जेल है और यहाँ का मौसम बहुत बेरहम है। अगर मौसम से तुम बच भी गए तो यहाँ के लोकल्स तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि हर एक कैदी के सर पर भारी इनाम है। सब कैदी खाने की लाइन में खड़े हैं। एक आदमी जो अपने लिए खाना लेकर आ रहा था, उसके हाथ से खाने का एक टुकड़ा गिर जाता है और एक बूढ़ा आदमी उस पर झपटता है, लेकिन वो जिसके हाथ से गिरा था वो उस पर पैर रख देता है और उठाकर खा लेता है। उसका नाम मिस्टर स्मिथ है और वो अमेरिकन है। यानूश उस बूढ़े की तरफ बढ़ता है और उसे अपना खाना दे देता है। मिस्टर स्मिथ यानूश से कहता है कि तुम आधे राशन में यहां जिंदा नहीं रह सकोगे, जिस पर यानूश जवाब देता है कि ये बूढ़ा है। मिस्टर स्मिथ उससे कहता है कि बूढ़ा तो मैं भी हूं, लेकिन सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा ये नहीं। तुम्हारी मेहरबानी यहां तुम्हें मार डालेगी। यानूश को यहाँ एक और आदमी आकर मिलता है। उसका नाम खबरोव होता है। वो यानूश से पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है। यानूश उसे बताता है कि जासूसी के इल्जाम में 20 साल की सजा हुई है, लेकिन मैंने कन्फेशन साइन नहीं किया है। खबरोव उसे बताता है कि वो एक एक्टर है और उसे एक फिल्म में एक बहुत अमीर आदमी का किरदार अदा करने पर तखरीबकारी के इल्जाम में 10 साल की सजा हुई है। यानूश उससे पूछता है कि क्या आज तक यहां से कोई भाग सका, तो खबरोव उसे कहता है कि नहीं, और तुम्हें भी बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर तुमने एहतियात नहीं की तो तुम 1 साल में ही मारे जाओगे। खबरोव यानूश से कहता है कि मैं यहां से निकलने का एक रास्ता जानता हूं। मेरा एक दोस्त लाजार जो कंस्ट्रक्शन का निगरान था, उसने मुझे बताया था। मैं कई दिनों से तुम्हारे जैसे किसी आदमी की तलाश में था। यानूश उसे कहता है कि हम जाएंगे कहां। वो उसे कहता है कि हम मगरिब की तरफ नहीं जा सकते, वहां जर्मन्स हैं और यहाँ सोवियत्स। खबरोव उसे कहता है कि हम जुनूब की तरफ जाएंगे और मंगोलियन बॉर्डर क्रॉस करेंगे। यानूश उसे कहता है कि मेरे कुछ दोस्त भी जाएंगे। अगर हम जिंदा नहीं भी रहे तो हम आजाद मरेंगे। वो अब रास्ते के लिए खाना जमा करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते के लिए बहुत सारा खाना चाहिए। उन सब कैदियों को एक जगह लकड़ियां काटने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन एक दिन जब वो वहां से लौट रहे थे तो तेज हवा चलने लगती है और बर्फ का तूफान आ जाता है। यह हवा इतनी तेज होती है कि वो सामने कुछ भी नहीं देख सकते। कुछ कैदी तो ठंड से मर भी जाते हैं। मिस्टर स्मिथ कहता है कि हम सब यहाँ 1 घंटे से भी पहले मर जाएंगे। हमें जंगल की तरफ जाना होगा और वहां कोई पनाह ढूंढनी होगी, और वो जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ नहीं रुका। ऑफिसर ऑर्डर देता है कि कैदियों को जंगल में ले आओ और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो गोली चला देना। सब कैदी जंगल में जाते हैं और अपने लिए शेल्टर बना लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। अगले दिन एक ऑफिसर लाइन में खड़े कैदियों में से कुछ कैदी बाहर निकालता है, जिनमें से मिस्टर स्मिथ और यानूश भी होते हैं। मिस्टर स्मिथ कहता है कि अच्छा होता अगर कल उसने गोली चला दी होती। ये हमें कान भेजने वाले हैं। कान में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। यानूश को शराब दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो अपना घर देखता है और दरवाजे के साथ एक पत्थर होता है जिसके नीचे घर की चाबी होती है। वो हाथ बढ़ाकर चाबी उठाने लगता है कि सामने गार्ड आ जाता है। वो उसे गोली मारने वाला होता है कि मिस्टर स्मिथ आकर उसे बचा लेता है। यानूश उसे कहता है कि मैं यहां से निकलना चाहता हूं। खबरोव के पास एक प्लान है और वो एक रास्ता जानता है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। वो हर नए आने वाले से यही बात करता है। वो झूठा है। मैं यहाँ ऐसे कई लोगों को जानता हूं। हाँ, लेकिन अगर तुम यहां से भागने में सीरियस हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए भी कि तुम्हारी एक कमजोरी है और वो है काइंडनेस। अगर मुझे कुछ होगा भी तो तुम मुझे संभाल लोगे। अब ये लोग मिलकर निकलने का प्लान बनाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम जनरेटर ऑफ करेंगे ताकि अंधेरा हो जाए, लेकिन उस वक्त निकलेंगे जब गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का वक्त होगा। अब वो सब तैयार होते हैं और इंतजार करते हैं। अचानक एक क्रिमिनल यानूश की गर्दन पर खंजर रख देता है। उसका नाम वल्का था।
उसने यानुश और खबरोव का प्लान सुन लिया था। वो यानुश को कहता है कि मुझ पर बड़ा कर्ज है और बड़ा कर्ज जान लेता है। मैंने अब तक अपना खंजर दाव पर नहीं लगाया और ये जंगल में तुम्हारे काम आ सकता है। तुम्हें मुझे साथ ले जाना होगा। अब वो 7 लोग होते हैं जो यहां से भागना चाहते हैं। इन 7 लोगों में यानुश, मिस्टर स्मिथ, जोरान, वॉस, काजिक, टॉमस और वल्का हैं। इनमें से काजिक को नाइट ब्लाइंडनेस है, उसे रात को दिखाई नहीं देता। वो एक तूफानी रात थी जब वो लोग वहां से निकले। जेल में सायरन बज रहे थे और गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए कुत्ते उनके पीछे दौड़ा चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द उनकी पहुंच से दूर निकलना था। तूफान से उन्हें यह फायदा था कि उनके पैरों के निशान मिट रहे थे, लेकिन उनके लिए एक मुश्किल ये थी कि उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यानुश वल्का से उसका चाकू लेकर दरख्तों की छाल से उनके लिए मास्क बना लेता है ताकि उन्हें आगे बढ़ने में आसानी हो। अब सुबह हो चुकी है और वो सब एक जगह बैठकर देखते हैं कि उनके पास कितना खाना है। उनके पास कुछ ही दिनों का राशन होता है। रास्ते में तूफान की वजह से वो अब तक सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर ही चले थे और उन्हें जुनूब में लेक बाइकल की तरफ जाना है और वहां पहुंचने के लिए उन्हें 3 से 4 हफ्ते चलना होगा। उन्हें जंगल में रात गुजारनी है। रात को यहाँ टेम्परेचर -40 से भी गिर जाएगा। उन्हें अब आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए और सब लोग जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आते हैं, लेकिन इन लोगों में से एक वो लड़का भी था जिसे रात को कम दिखाई देता है और उसका नाम काजिक था। वो लकड़ियां लेने जाता है लेकिन रास्ता भटक जाता है। अब बहुत देर हो जाती है और वो लौटकर नहीं आता, तो ये लोग उसे ढूंढने निकलते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। सुबह जब रोशनी होती है तो वो देखते हैं कि काजिक उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा था और वो सर्दी से जमकर मर चुका था। वो लोग उसे दफनाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब वो 6 लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत दिन गुजर चुके हैं। उनका खाना खत्म हो चुका है। वो अब कमजोर होते जा रहे हैं। उनमें अब चलने की हिम्मत जवाब दे रही है। वो सब रात को सो रहे थे कि मिस्टर स्मिथ ने एक आवाज सुनी और सबको जगाकर वो उस तरफ ले गया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ भेड़िए अपना शिकार खा रहे थे। उन सब ने भेड़ियों को डराकर वहां से भगा दिया और खुद उस शिकार पर टूट पड़े। सुबह होते ही यानुश तैयार होता है और उनसे कहता है कि अगर मुझे आगे झील मिल गई तो मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। अगर मैं 1 हफ्ते में वापस नहीं लौटा तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना। और वो अकेला ही आगे रास्ता देखने निकल जाता है क्योंकि उन सब में अब आगे चलने की हिम्मत नहीं है। वो जब वापस लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। इस हालत में उसे फिर से सराब दिखाई देता है। वो अपना घर देखता है और दरवाजे के साथ वही पत्थर जिसके नीचे चाबी थी। वो चाबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और मिस्टर स्मिथ उसे थाम लेता है। वो कहता है कि उसने झील देखी है जो यहाँ से 3 दिन दूर है। वो लोग पत्थर गर्म करते हैं और यानुश को उस पर लिटा देते हैं। वो लोग एक पहाड़ पर खड़े थे जहां से वो झील देख सकते थे। अब उनकी हिम्मत बंद गई थी और जब वो झील की तरफ बढ़ते हैं तो मिस्टर स्मिथ को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वहां पेड़ के पीछे एक लड़की होती है, उसका नाम इरेना है। वो लड़की कई दिनों से उनका पीछा कर रही थी लेकिन डर रही थी कि कहीं ये लोग रशियंस ना हो। वो उनके साथ जाना चाहती थी। यानुश ने कहा कि वो भी हमारी तरह भाग कर आई है, उसे खाना और प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन मिस्टर स्मिथ ने कहा कि हम अपने खाने में अब कोई और हिस्सेदार शामिल नहीं कर सकते। उन सब ने कहा कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो लोग लड़की को वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। जब वो झील पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां दलदल में एक जानवर फंसा हुआ है। वॉस को उस लड़की का ख्याल आता है और वो दोबारा पीछे जाकर लड़की को ले आता है क्योंकि अब इनके पास बहुत सारा खाना है। झील में नहाकर कपड़े धोकर वो वहां से आगे का सफर शुरू करते हैं। इरेना पहले उनसे अपने बारे में बहुत झूठ बोलती है लेकिन बाद में सब सच बता देती है। वो झील पार करके एक शहर में पहुंचते हैं जहां उन्हें कुत्ते भौंकने की आवाजें आती हैं। यानुश कहता है कि हमें खाना चाहिए लेकिन हम वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारे सर पर इनाम है और हम फिर से गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। इतनी देर में वल्का गायब हो जाता है। वो लोग उसे ढूंढते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं होता। जोरान कहता है कि इससे छुटकारा पाने का यही एक अच्छा मौका है। वो लोग जाने लगते हैं तो वल्का वहां आ जाता है और उसके पास खाना और एक शराब की बोतल होती है जो वो वहीं शहर से चुरा कर लाया था। वो एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचते हैं। यहां से मंगोलियन बॉर्डर 4 से 5 दिन की मुसाफत पर है, लेकिन मुश्किल यह है कि यहां गार्ड्स हैं और उन्हें अब रात का इंतजार करना है। वो सब रशियन बॉर्डर पर पहुंचते हैं लेकिन वल्का बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। यानुश समझ जाता है कि वो रशिया नहीं छोड़ना चाहता। वो उससे कहता है कि तुम जानते हो ना, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वो कहता है कि मेरे लिए जेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्ज मेरे लिए प्रॉब्लम है। यहाँ कई जेलें हैं लेकिन वो मुझे नहीं ढूंढ सकती। मैं नहीं जानता कि मैं आज़ाद रहकर क्या करूंगा।
आज़ादी मेरे लिए नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और वल्का का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है। बाकी सब रशिया से निकल जाते हैं। मंगोलिया के बॉर्डर पर वो स्टेलिन की तस्वीर देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ भी आ गए हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो हिमालय के रास्ते चाइना जाएंगे, जो 500 या शायद 600 किलोमीटर दूर है, और वो चल पड़ते हैं। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था क्योंकि आगे रेगिस्तान था। मिस्टर स्मिथ को लगता है कि सामने कहीं पानी है। यानुश कहता है कि वो सिर्फ एक शराब है और कुछ नहीं। हमें साउथ की तरफ जाना है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। मिस्टर स्मिथ ने कहा कि हम मर रहे हैं, हमें पानी चाहिए। और ये कहकर सब पानी की तरफ चल पड़ते हैं। जोरान को वहां परिंदे दिखाई देते हैं। वो कहता है कि शराब में परिंदे नहीं होते, वहां पानी ही है। वो सब उस तरफ भागते हैं और वहां वाकई पानी होता है। जोरान कहता है कि हमें कुछ दिन और यहाँ ठहरना चाहिए। यानुश उसे कहता है कि हम यहाँ नहीं ठहर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ पानी है, खाना नहीं है। हम गुजरते दिन के साथ कमजोर होते चले जाएंगे। हम इतना कमजोर हो जाएंगे कि सफर नहीं कर पाएंगे। वो वहां से खूब पानी पीते हैं, नहाते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। यानुश देखता है कि सामने रेत का तूफान आ रहा है। वो सबको पीछे भागने को कहता है। वो सब एक शेल्टर की आड़ में बैठ जाते हैं और तूफान गुजर जाता है। वो रात वहीं गुजारते हैं। सुबह वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ दूर चलकर इरेना बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके पैरों में सूजन की वजह से वो अब चल नहीं सकती। वॉस उसे उठा लेता है, लेकिन वो नहीं बचती, वो मर जाती है। वो लोग उसे वहीं दफना देते हैं। तोमाश के पैर भी जख्मी हैं, वो चल नहीं सकता और वो निढाल होकर गिर जाता है। उसी रात वो भी जिंदगी हार देता है। अब ये 4 लोग बचते हैं, मिस्टर स्मिथ, यानुश, जोरान और वॉस। वो रात को आराम करते हैं और अगले दिन वो तोमाश की लाश दफनाकर अपना सफर शुरू करते हैं। वो अब रेगिस्तान छोड़ रहे हैं। उनके सामने पहाड़ हैं जहां उन्हें पानी मिल सकता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ की हालत बहुत खराब है। यानुश जोरान से कहता है कि वो आगे जाकर पानी तलाश करे, हम वहां आ जाएंगे, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता। वो वहीं पहाड़ों के पास रात गुजारते हैं। जोरान को अपने ऊपर कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब उठकर देखता है तो वो एक सांप है और सांप उनके लिए खाना है। यानुश उस सांप के पीछे भागता है और वहां उसे पानी मिल जाता है। वहां एक पत्थर से पानी रिस रहा होता है। वो सब वहां से पानी पीकर सांप का शिकार करते हैं और खा लेते हैं। मिस्टर स्मिथ की हालत बहुत खराब है। वो यानुश से कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़ जाओ, मैंने तुम्हें कहा था कि काइंडनेस तुम्हें मार डालेगी। यानुश उसे कहता है कि मैं शायद तुम्हारा फर्स्ट नेम कभी ना जान पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे का नाम जानता हूं। मुझे इरेना ने बताया था, उसका नाम डेविड था। मिस्टर स्मिथ कहता है कि नाम लेने से वो वापस नहीं आ जाएगा। वो कहता है कि जीना मेरे लिए पनिशमेंट है क्योंकि मैं ही डेविड को रशिया लाया था। इरेना ने मुझे बताया था कि रशियंस ने तुम्हारी बीवी पर टॉर्चर किया और तुम्हारे खिलाफ बयान दिलवाया था। वैसा ही उन्होंने डेविड के साथ किया था और उसके बाद उसके सर में गोली मार दी थी। यानुश कहता है कि मैं इतना जानता हूं कि मेरी बीवी जिंदा है। उन्होंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो अब कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वो भी तुम्हारी तरह खुद को अजियत दे रही होगी और इसीलिए मुझे वापस जाना होगा। सुबह मिस्टर स्मिथ डायरेक्शन मालूम करता है और उस तरफ चल पड़ता है, जो कई दिन से बीमार था। सोरान देखकर यानुश को जगाता है और वो जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और मिस्टर स्मिथ के साथ चल पड़ते हैं। वो अब चाइना में दाखिल हो रहे हैं। दीवारें चीन उनके सामने है। अब एक बार फिर वो बर्फीले पहाड़ों में है। वो लोग तिब्बत पहुंच चुके थे। वहां उन्हें तिब्बत के लोग वेलकम करते हैं और उन्हें इंडिया जाने का रास्ता बताते हैं, जो पहाड़ों से होता हुआ सिक्किम पहुंचता है। वो उनसे कहते हैं कि इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। जाना बहुत मुश्किल होगा। तुम लोग बाहर का इंतजार करो, ये फैमिली तुम्हारा ख्याल रखेगी। लेकिन बाहर आने में अभी 3 महीने हैं। और यानुश कहता है कि अगर हम इतने दिन ठहरे रहे तो हम थक कर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इस वक्त पहाड़ों से जाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जोरान मिस्टर स्मिथ से पूछता है कि 3 महीने आप क्या करने वाले हैं। मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं लासा जाऊंगा। मेरे दोस्त का एक कांटेक्ट है जो मुझे चाइना से निकाल सकता है। वहां यूएस मिलिट्री मिशन है जो मुझे अमेरिका ले जा सकते हैं। मिस्टर स्मिथ यानुश से पूछता है कि तुम क्या करोगे। जोरान कहता है कि तुम पोलैंड नहीं जा सकते, वहां कम्युनिस्ट हैं और वो तुम्हें मार डालेंगे। यानुश कहता है कि जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता मैं चलता रहूंगा। सुबह होती है और यानुश अपने सफर पर निकल जाता है और उसके साथ अब वॉस और जोरान होते हैं। वो तीनों सिक्किम के रास्ते इंडिया पहुंचते हैं। लोग उन्हें खुशी से वेलकम करते हैं और जब वो लोग उनसे पूछते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं, तो वो साइबेरिया का सुनकर बहुत हैरान होते हैं और भी ज्यादा हैरान जब वो ये सुनते हैं कि हम चल कर आए हैं।
ये यानुश की मंजिल नहीं थी, उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। वो चलता ही जाता है, यहां तक कि 8 मई 1945 को यूरोप जंग जीत जाता है। 1945 से 1948 तक सोवियत यूनियन पोलैंड में कम्युनिज्म नाफिज कर देता है। यानुश चलता ही जाता है। 1968 में सोवियत यूनियन अपनी फौज प्राग में दाखिल कर देती है। यानुश नहीं रुका। 1980 में पोलैंड में पॉलिश सॉलिडेरिटी मूवमेंट कम्युनिज्म को चैलेंज कर देती है और 1989 में कम्युनिज्म कोलैप्स कर जाता है और पोलैंड आजाद हो जाता है। यानुश 40 साल बाद अपने घर पहुंचता है। वही दरवाजा जो वो शराब में देखता था, जहां वो पत्थर है जिसके नीचे चाबी है। वो चाबी उठाता है, दरवाजा खोलता है और अपने घर में दाखिल होता है, जहां उसकी बीवी बैठी है। उसे हैरत से देखती है। वो दोनों गले लगते हैं और रो देते हैं।